आप जानते हैं कि हम RS अग्रवाल का मैथ यहाँ पर करवा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। हमने कल परसों की क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था और कल की क्लास में हम 1 से लेकर 14 तक के जो शुरुआत के एग्जाम्पल थे उनको देख चुके थे। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल 15 से लेकर एग्जाम्पल 27 तक हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल 15 है वो इस प्रकार से है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि सन्नी एक लड़का था, उसने परीक्षा में जो है चलिए तो हम अपना पहला प्रश्न करते हैं। तो एक परीक्षा थी, एक परीक्षा में जो न्यूनतम पास होने के लिए जो अंक थे वो 36% थे। 36% थे। माना कि उसका जो पूर्णांक होगा वो 100% का होगा। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक जो होता है वो 100% का होता है। अब उसमें पास होने के लिए 36% अंक आना अनिवार्य है। 36% में कोई भी विद्यार्थी इसको पास कर सकता है। अब सनी एक लड़का है, उसने 36% तो पास नहीं किए, उसने पास किए हैं 24% अंक वो परीक्षा में लाया है। और वो जो है सवाल बोल रहा है कि 9 अंकों से वह अनुत्तीर्ण रहा। यानी कि 24% अंक लाकर वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो मुझे पास होने के लिए कितने प्रतिशत अधिक और अंक चाहिए? तो मुझे यहाँ पर पास होने के लिए 24 से 36 में जाना है तो मुझे 12% अंक और चाहिए। यानी अगर मेरे 12% और अंक आ जाएँ तो मैं यहाँ पर पास हो जाऊँगा। यानी कि वो सनी जो लड़का है वो पास हो जाएगा। लेकिन वो जो 12% से अनुत्तीर्ण रहा प्रतिशत में, लेकिन अगर इसको अंकों में देखा जाए तो वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी 12% का मान ही 9 अंक के बराबर है। हमें निकालना है परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक था 100% का। अगर 12% की वैल्यू यहाँ पर 9 है तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी? 9/12 यानी 12 उधर चले गए। उसके बाद हमें निकालना है 100% की वैल्यू। यानी इसमें जो है 100 का मल्टीप्लाई और कीजिए। यानी कि हमें जो परीक्षा में पास होना है वो 9/12 × 100 इतने अंक जो है परीक्षा के पूर्णांक हैं। अब इसको अगर हम काटें तो यहाँ 3 से काट सकते हैं। 3 × 9 3 × 12 और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में। यानी कि हमारे जो पूर्णांक है वो 3 × 25 यानी 75 अंक का पूर्णांक है। 75 अंक का पूर्णांक है। ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक के लिए एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक थे। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको साफ करते हैं। एक विद्यार्थी था, उसने जो है न्यूनतम अंकों से कम अंक प्राप्त किए, वो भी कितने? 45 अंक। मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर जो है वो न्यूनतम अंक है पास होने के लिए। ये उत्तीर्ण के लिए यानी कि पासिंग मार्क है। यहाँ पर ये पासिंग मार्क ये यहाँ पर है, हमें पता नहीं है कितना है। अब एक विद्यार्थी है, इसने पासिंग मार्क से ना 45 अंक कम प्राप्त किए, 45 अंक कम प्राप्त किए और उसकी जो प्रतिशत बनी वो 30% बनी। यानी कि एक विद्यार्थी है, उसने पासिंग मार्क से 45 अंक कम प्राप्त किए और उसकी प्रतिशत जो है 30% बनी। एक अन्य विद्यार्थी है, इसने पासिंग मार्क से 45 अंक अधिक प्राप्त किए, पासिंग मार्क से 45 अंक अधिक प्राप्त किए और उसकी प्रतिशत जो बनी वो यहाँ पर 42% बनी। अब अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि केवल प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना है? तो 30% से अगर मुझे 42% से पर जाना है तो यहाँ पर मुझे 12% की आवश्यकता होगी। यानी कि 12%, अगर ये प्रतिशत में 12% है तो इन दोनों विद्यार्थियों का जो अंतर है वो नंबरों में कितना है? तो ये न्यूनतम से 45 कम था, ये न्यूनतम से 45 अधिक है। अगर मुझे 30 से 42% पर जाना है
तो 30% से पहले मैं पासिंग मार्क पर जाऊंगा जो कि 45 नंबर बाद है, और पासिंग मार्क से मुझे 42% जाना है जो कि 45 नंबर और बाद है। यानी यहाँ पर जो अंतर 42% का है वो यहाँ पर अंकों में अगर देखा जाए तो 45 इधर और 45 इधर 90 अंक का अंतर है। यानी 12% का मान ही 90 अंक के बराबर है। हमें निकालना है कि इसका टोटल जो पूर्णांक है वो कितना है। मैंने मान लिया पूर्णांक यहाँ पर जो था वो 100% का था। 100% के पूर्णांक में से ही 30% इसके आए, 42% उसके आए। यानी कि मुझे 12% का मान दिया है 90, तो मुझे निकालना है यहाँ पर 100% का मान। 100% का मान होगा 90/12, ये 12 उधर चला जाएगा और इंटू में जाएगा 100, यानी कि 90/12 इंटू में 100, ये हमारे हैं टोटल जो पूर्णांक है वो इतने का है। अब इसको काटें तो 3 से हम काट सकते हैं, 3 चौके 12, यहाँ पर 30 तिया 90 और 4 से ये कटेंगे 25 बार में। यानी हमारे ये 25 तिया 75, 750 जो अंक हैं वो हमारे टोटल पूर्णांक है। 750 हमारा पूर्णांक है। अब हमें निकालना है पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क के लिए ना तो यहाँ पर हमें नंबर पता है और ना ही यहाँ पर हमें प्रतिशत पता है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो विद्यार्थी ये ए था जिसने कि जो फेल हो गया है यहाँ पर 30% लाकर 45 अंकों से। तो अगर मैं इसके प्रतिशत निकालूं तो 750 में से ये केवल 30% अंक ही लाया है, और अगर मुझे पासिंग मार्क चाहिए तो इस 30% से मुझे प्लस का 45 और जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर 45 अंक और अधिक आएंगे तब वो पासिंग मार्क आएगा। तो ये हमारे पासिंग मार्क, यानी 750 का 30% और प्लस का 45। 750 का अगर हम 30% निकालें तो ये आएगा 225। प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये हम कल की क्लास में बात कर चुके हैं। अब इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 75 थी हो जाएगा 225, प्लस में 45 और कर देंगे, यानी 225 तो ए के नंबर आए हैं, इसमें 45 और ऐड करेंगे तब हमारा पासिंग मार्क आ जाएगा जो कि आएगा 270 अंक का। 270 अंक जो हैं हमारे पासिंग मार्क हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये जो आने वाले प्रश्न है वो हमारे जनसंख्या वाले प्रश्न हैं। अगर जनसंख्या वाले प्रश्नों में बात करें तो उससे पहले हमें थोड़े से फॉर्मूले देखने पड़ेंगे जनसंख्या के लिए। जनसंख्या वाले प्रश्नों में आपसे कोई कहे कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो P है, शहर की जनसंख्या P है और ये R% वार्षिक दर से बदल रही है, यानी बढ़ रही है। शहर की जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है R% वार्षिक दर से। तो इसके लिए जो है ना n वर्ष बाद शहर की जो जनसंख्या होगी, n वर्ष बाद शहर की जो जनसंख्या होगी वो यहाँ पर होगी P इंटू में यहाँ पर 1 + R/100 और इंटू में n। अगर इसी को मैं और आगे करूं तो P इंटू में 100 का इधर एलसीएम आएगा तो ये आएगा 100 + R/100 इंटू में n। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला होता है n वर्ष बाद जनसंख्या का। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको एक काम करते हैं, हम संख्याओं में लेकर बात करते हैं। अगर शहर की संख्या 100 है, 100 वैसे होगी नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लें किसी शहर की जनसंख्या 100 है और वो 12% की दर से बढ़ रही है, तो अगर हमें इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमें इसकी मान लो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे 100 इंटू में P का मान 100 और यहाँ पर रख देंगे 100 प्लस का R है 12 और बटे में 100 और घात है n यहाँ पर समय है यानी कि 2 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा 100 इंटू में 100 और 12 यानी कि 112/100, घात 2 है इसलिए एक बार और कर देंगे 112/100, ये हमारा आंसर आएगा। अब इतनी प्रोसेस ये हमें फॉर्मूले से पता चल रही है कि इतनी प्रोसेस होगी। अगर कोई ऐसा तरीका हो कि हमें डायरेक्ट ये चीज़ पता हो तो उससे हम जिस शहर की जनसंख्या आराम से निकाल सकते हैं, उसी का अप्लाई करके हम इन सवालों को करने वाले हैं। हमें इन फॉर्मूलों को नहीं देख रहा है, फॉर्मूलों को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए बताए थे क्योंकि वो किताब में दिए गए हैं। अब किताब के सवाल के हिसाब से करें तो ये प्रोसेस करने में ज़्यादा समझ आएगा। हमें अगर ये स्टेप डायरेक्ट पता हो तो इससे हम सीधा कर सकते हैं। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 17 है। एक कस्बे की जो जनसंख्या है यहाँ पर 1,76,400 है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। मैंने लिख ली 1,76,400 एक कस्बे की जनसंख्या है।
इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है यहाँ पर 5% के हिसाब से। तो नंबर 1 सवाल है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी है, और नंबर 2 सवाल है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी है। तो पहले सवाल में हमें 2 वर्ष बाद की निकालनी है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं तो प्रोसेस वही है, दोबारा से फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से अच्छा है कि अभी जो जनसंख्या वो 1,76,400 है और इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमने याद की है वो होती है 1/20, यानी इस दर से जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या 20 से 1 बढ़ जाती है यानी 21 हो जाती है। अगर मैं 2 वर्ष बाद की निकालें, अगर मुझे 1 वर्ष बाद का चाहिए होता तो इसमें 1/20 के हिसाब से इसमें वृद्धि हो रही है, यानी 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है, यानी जनसंख्या जो 20 थी वो 1 वृद्धि होकर हो जाती 21, यानी एक साल में जो जनसंख्या 1,76,000 थी उसका 1,76,000 का 21/20 हो जाती। चूंकि हमें 2 साल का निकालना है, ये 1 साल का है, तो 2 साल के लिए हम एक बार और कर देंगे 21/20। 20 जनसंख्या थी उस पर 1 की वृद्धि हो गई 21/20। तो अब बस हमें इसको हल करना है डायरेक्ट, ये हमारी 2 वर्ष बाद वाली जनसंख्या आ जाएगी। यहाँ पर इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो गई और यहाँ पर नीचे 2 दूनी 4, 4 से ये चला जाएगा, 4 चौके 16 और यहाँ पर 1 बचेगा, 4 चौके 16 और 1, यानी कि ये होगा 441 और इंटू में 21 और 21 ये भी हो जाएगा 21 का वर्ग, यानी कि 441 ये हमारी जनसंख्या होगी। अगर इसको हल किया जाए तो इसको इंटू करना पड़ेगा, 441 का हमें यहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा। अब 441 का वर्ग आप कर लेना, इसका मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। इसमें आंसर है यहाँ पर 1,94,481, ये इसकी जनसंख्या आएगी, यानी 441 का ये वर्ग होगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट भी हम मैच कर सकते हैं, 1 का 1 में गुणा 1 ही आएगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की, दूसरे सवाल के हिसाब से हमें निकालनी है यहाँ पर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। अगर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या चाहिए तो मान लीजिए कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या x होगी। अब इस x जनसंख्या में वृद्धि हुई और किस हिसाब से हुई, 5% वार्षिक दर से इसमें वृद्धि हुई, यानी कि 20 जनसंख्या पर 1 व्यक्ति बढ़ा, तो इसमें 2 वर्ष तक बढ़ा होगा। जैसे अभी अगर मान लें कि 2024 चल रही है, अभी जनसंख्या है 1,76,400, पहले सवाल को भूल जाइए, अब उसके हिसाब से नहीं करना, अब दूसरे सवाल के हिसाब से करना है। अभी जो जनसंख्या वो 1,76,400 है, 2 वर्ष पहले इससे कम रही होगी, मान लीजिए कि वो x थी, अब उसमें 5% की वृद्धि हुई, यानी वो जो संख्या x से हो गई 21/20, एक बार और हुई 21/20, क्योंकि 2 वर्ष बाद की बात चल रहे हैं। अब ये जो जनसंख्या आई है इसमें 21/20 और 21/20, यानी 2 वर्ष बाद वाली आई होगी, यानी अभी वाली आई होगी, और अभी जो जनसंख्या वो कितनी है 1,76,400। अब इसको हल करना है, हमारा x का मान आ जाएगा, यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अगर मैं इसको 21 से काटूँ, 21 से यहाँ पर जाएगा 21 8 168, यहाँ पर चला जाएगा, बचेगा ये वापस से 8 और ये बचेगा 21 चौके 84, यानी कि ये आ गया 8400। एक बार 21 से और काटेंगे तो ये आएगा 21 चौक 84, यानी 400। ये दोनों 20 जो है इंटू में है, मतलब बटे में है, उधर जाएंगे तो इंटू में आ जाएंगे, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 400 इंटू में, ये दोनों 20 उधर पहुंच जाएंगे, 20 इंटू में 20, तो x का जो मान आएगा वो 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर आएगा 1,60,000। ये हमारी जनसंख्या आ जाएगी 2 वर्ष पहले की। आइए प्रश्न नंबर यहाँ पर जो है हम 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 18 कहता है एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। वापस से हम इसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी 2 वर्ष बाद अवमूल्यन हो जाता है। हम अगर यहाँ पर देखें तो एक मशीन का जो मूल्य है वो 1,20,000 रुपये है और इसमें 10% वार्षिक दर से कमी आ रही है, यानी इसका अवमूल्यन हो रहा है। एक मशीन का जो मूल्य है वो 1,20,000 रुपये है और इसमें 10% के हिसाब से अवमूल्यन हो रहा है, यानी 10% इसकी हर साल कीमत घट जाती है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/10, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये घट रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में 10 रुपये से 1 रुपये घटकर बचेगा कितना,
9/10, यानी 1/10 हिस्सा घट चुका है, अब बचेगा 9/10। चूंकि हमें 2 वर्ष बाद का मूल्य निकालना है तो 2 वर्ष बाद हो जाएंगे वापस से 9/10। यहाँ पर देखें तो इन दोनों जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये यहाँ पर आएगा 1200 गुणा में 9 का 9 में 9 नाम 81। अब इनका अगर वापस से गुणा करें तो ये होंगे 972 और ये 00, यानी 97,200 जो होगा वो हमारा मूल्य हो जाएगा उस मशीन का जो पहले 1,20,000 रुपये में मिल रही थी। ये इसका आंसर होगा। चलिए तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आगे जो प्रश्न है वो यहाँ पर चुनाव संबंधी प्रश्न है। चुनाव संबंधी प्रश्न है या हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। अभी यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना कि जो चुनाव में जो मत पड़े गए वो यहाँ पर 100% मत पड़े, यहाँ पर 100% मत पड़े। एक जो उम्मीदवार था उसको 41% मत मिले, इस 100% में से 41% मत मिले। ये हारने वाला था और ये हारा कितने वोटों से? ये हारा 5580 वोटों से, यानी 5580 मतों से ये हार चुका है। अगर मैं जीतने वाले की बात करूं, 41% अगर हारने वाले को मिले हैं तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से 41 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 59%, यानी कि जीतने वाले को 59% मिले हैं, हारने वाले को 41% मिले हैं। तो आप अगर प्रतिशत में पूछे यहाँ पर कोई, तो प्रतिशत में हारने वाला कितने प्रतिशत से आ रहा है? प्रतिशत में अगर हारने वाले को देखें तो ये यहाँ पर 9 और 9 यहाँ पर 18% से आ रहा है। इसी 18% की यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5580 है। 5580 मत के बराबर हैं ये हमारे 18%। अगर हम यहाँ पर 1% का मान निकालें, यानी दोनों साइड 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1% का जो मान आएगा वो यहाँ पर 18 3 54, 18 का 18, यानी 310 मत आएंगे। 1% का मान 310 है। हमसे कुल मत पूछे हैं तो कुल मत थे 100%, यानी इसमें इधर 2 जीरो लगाइए और इधर 2 जीरो लगाइए, तो 31,000 जो है टोटल मत आ जाएंगे। यहाँ पर रुपये नहीं आएंगे, मत आएंगे। 31,000 मत पड़े इस चुनाव में, तो ये इसका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, उससे पहले इसको हटाना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चुनाव संबंधी अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के वैध मत प्राप्त किए। कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? अगर हम यहाँ पर कुल मत देखें तो यहाँ पर जो कुल मत हैं, कुल मत इनमें से ये है 7500, ये हमारे कुल मत है। अब इन कुल मतों में से क्या हुआ कि 20% जो मत है वो अवैध हो गए, यानी कि इनमें से 20% मत खराब हो गए। तो जो मत वैध थे, कुल वैध मत कितने थे? यहाँ पर अगर हम वैध मत देखें तो इस 7500 के 20% तो अवैध हो गए। वैध मत अगर हम देखें तो टोटल मत होते हैं 100%, 20% अवैध हो गए। तो यहाँ पर जो वैध मत होंगे ना वो यहाँ पर 80% होंगे। 80% ये वैध मत है। अब जीतने वाले को इनमें से वैध मतों में से मिले 55%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 55% जीतने वाले को मिले हैं, तो दूसरे को मिले होंगे 45%, क्योंकि जो भी है जीतने वाले को, जो हमारे कुल मत होते हैं वो 100% होते हैं। जीतने वाले को 55% मिले तो हारने वाले को जो मिले होंगे वो 45% मिले होंगे, यानी 7500 के वैध मत हो जाएंगे 80%, और इन वैध मतों में से दूसरे उम्मीदवार को 45% मत मिले। अब इसको हल करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 7500। अब 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है 80/100, और यहाँ पर 45% का मतलब होगा 45/100। यहाँ पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इस 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे बचा है 10। अब इसको 5 से काट लिए तो ये हो जाएंगे 5 दूनी 10 और ये 5 नाम 35। 2 से 8 को काट लेंगे, 2 चौके 8, तो हमारा आंसर होगा 75 और गुणा में 4 नाम यहाँ पर 36। 75 गुणा जो 36 होगा वो होगा यहाँ पर 36 पंजे 180, यहाँ पर 18 और 36 7 252, 252 और 18 हो जाएंगे 270, यानी यहाँ पर 2700 जो है दूसरे उम्मीदवार को मत मिलेंगे। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। 21वां जो प्रश्न है हमारा
वो है चुनाव संबंधी। यहाँ पर है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो हमने मान लिया कि इस चुनाव में हम x को नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर x से हम करने लगे तो ये सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसको बिना x माने, इसमें x की जगह आप एक काम कीजिए, कुल मतदाताओं को 100 मान लीजिए। कुल मतदाता थे वो 100 थे या 100% थे। अब इसमें से क्या हुआ कि 8% ने तो जो है 8% मतदान जो है वो अवैध घोषित कर दिया। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 8% ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। और जीतने वाले ने कुल मतों के, अगर 8% ने मत का प्रयोग नहीं किया तो मत का प्रयोग कितने ने किया? इन्होंने 92% ने अपने मत का प्रयोग किया होगा। 8 ने नहीं किया, 92 ने किया होगा। अब आगे क्या बोला है? जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कुल मत थे 100%, इसका जो 48% होगा वो 48 होगा, यानी जीतने वाले को 48% मत मिले तो हारने वाले कितने मिले होंगे? जीतने वाले को 48% मत मिले, कुल मतों का 48%। अगर मैं कुल मतों का ही निकालूं कि हारने वाले को कितने मिले होंगे, वो यहाँ पर 52% तो होगा नहीं, क्योंकि हारने वाला ज़्यादा कैसे ले जा सकता है जीतने वाले, तो 52% इसका आंसर नहीं होगा। हारने वाले को जो मिले होंगे, जीतने वाले को 48 मिले हैं और टोटल मत डाले गए 92, तो हारने वाले को इन दोनों के अंतर से मिले होंगे, यानी कि हारने वाले को जो मत मिले वो यहाँ पर 44% मिले होंगे। 92 माइनस 48% यहाँ पर होगा ये 44%। हारने वाले को 44 मिले। अब वापस से देखें, जीतने वाले को 48% मत मिले, हारने वाले को 44% मत मिले, तो उनके मतों का जो अंतर होगा वो कितने प्रतिशत का होगा? 4% का। और यही 4% से जो जीतने वाला है वो 1100 मतों से जीता है, यानी 4% का मान ही 1100 है। हमें निकालना है उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो ये इस चुनाव में जो मतदाता थे वो यहाँ पर 100 थे। जब यहाँ पर 4% की वैल्यू यहाँ पर 1100 है और हमारे जो कुल मतदाता थे वो 100% थे, यानी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे 1100/4, ये आएगी 1% की वैल्यू, और इसमें कर देंगे इंटू में 100, ये हमारी होगी टोटल जो 100% की वैल्यू, यानी कुल मतदाताओं की संख्या। अगर हम 4 से काटें इसको काट लेते हैं तो यहाँ पर ये होगा 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 बचेगा, 5 4 7 28 और 4 5 20, यानी 275 बार में कट जाएगा। इसका इंटू अगर हम 100 में करें तो ये आएगा 27,500, यानी 27,500 यहाँ पर जो है कुल मतदान हुए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 22वां। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? यहाँ पर ये सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है। इसमें भी हमें x मानकर नहीं करेंगे, x मानकर ये सवाल जो है वो लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसको बिना x माने करें। तो इसमें बिना x माने, x अगर नहीं मानना है तो कुल मतदाताओं को मान लीजिए कि ये 100 थे, कुल मतदाता जो थे वो 100 थे। अब इनमें से क्या हुआ कि 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और 10% जो है अवैध घोषित कर दिए गए। अगर इसमें हम इसके 10% की बात करें तो इसमें 100 का 10% 10 ही होता है। 10 ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, तो मतदान का जो प्रयोग किया वो कितनों ने किया होगा? वो 90 ने किया होगा। यहाँ पर 100 में से 10 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 10% ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग जो किया होगा वो 90 ने किया होगा। अब इन 90 में से भी क्या हुआ कि इनके भी जो 10% है ना वो अवैध घोषित कर दिए गए। 90 जो वोट डाले गए, 90 लोगों ने जो वोट डाले, उनमें से भी जो 10% जो है ना वो वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध 10% कर दिया है तो 90 का 10% होता है 9, यानी 9 वोट यहाँ पर अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध जो वोट पड़े वो कितने पड़े? यहाँ पर 81 वोट पड़े होंगे, यानी 90 का 90% यानी 81 वोट जो है यहाँ पर वैध पड़े होंगे। अब इन वैध में ऐसा भी क्या हुआ कि एक उम्मीदवार जीतने वाला था और एक हारने वाला था। जीतने वाले ने यहाँ पर 54% अंक जो है मत प्राप्त किए 81 में से, और हारने वाले ने यहाँ पर अगर 54% इसने प्राप्त किए हैं तो टोटल होता है 100%। बचा यहाँ पर कितना? 46%। 46% हारने वाला होगा। अब जो जीतने वाला है, हारने वाले से कितनी वोट अधिक मिला है तो उसको मिला है यहाँ पर प्रतिशत में
8%। इसी 8% की वैल्यू सवाल में दी है कि जीतने वाला कितने मतों से जीता है, तो ये 1620 मतों से जीता है। यहाँ पर 1620 मतों से जीता है, यानी 8% का मान ही यहाँ पर 1620 है। अगर मैं इसको काटूं तो ये कटेगा, यहाँ पर 1% का मान निकालो। 1% का मान होगा यहाँ पर 1620/8, ये है 1% का मान। चूँकि यहाँ पर 54 और यहाँ पर 46 टोटल 100% होंगे, यानी कि 81 यूनिट। यहाँ पर अगर मैं 81 यूनिट का मान निकालूं तो वो निकलेगा इसके 100% के बराबर। इसका 100% होगा 1620/8 इंटू में यहाँ पर 100। ये जो है 100% का मान है, ये वाला 100 नहीं, यहाँ पर 100% यानी प्रतिशत में 100 का मान है, जो कि 81 यूनिट के बराबर है। यानी कि हमें यहाँ पर केवल 81 यूनिट की वैल्यू आ गई। ये है यहाँ पर 1620/8 इंटू में 100, ये हमारी 81 यूनिट की वैल्यू है। हमें कुल मतदाता निकालने हैं। कुल मतदाता थे 100 यूनिट, ये यहाँ पर हमने यूनिट में माना है, तो 100 यूनिट कुल मतदाता थे। अगर 81 यूनिट की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1620/8 इंटू में ये 100, और 81 भी उस साइड चला जाएगा तो ये आएगा बटा 81। ये 1 यूनिट की वैल्यू है। हमें निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू, तो इसमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर भी, और इधर भी यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, ये हमारे टोटल जो है मतदाता आ जाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 81 कम 81, यहाँ पर 81 दोनों होते हैं 162, और ये यहाँ पर 0। अब इनको काटना है तो इनको 4 से काट लीजिए। ये 4 दूनी 8, और ये यहाँ पर 4 पंजे 20। वापस 2 से अगर हम देखें तो इस 100 को काट सकते हैं 50 बार में, यानी हमारे कुल मतदाता आएंगे 5 × 50 इंटू का यहाँ पर 100, तो ये टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 25,000 हमारे टोटल मतदाता थे। ये प्रोसेस आपको कैलकुलेट है और लंबी लग रही होगी, लेकिन एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद ये सिंपल है। एक बार और इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कुल मतदाता यहाँ पर 100 यूनिट मान ली, इनमें से जो 10% थे वो उन्होंने अपना वोट ही नहीं दिया, यानी 10% ने तो अपना वोट ही नहीं दिया, बाकी के बचे यहाँ पर 90%। अब 90% जो यहाँ पर वैध मत थे, इनमें से 90% जो वोट डाले गए, इनमें से 10% और यहाँ पर अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध जो मत थे वो केवल 81 थे, यहाँ पर प्रतिशत बोल रहा हूँ, यहाँ पर 81 यूनिट जो है हमारे वैध मत थे। अब इन वैध मतों से जीतने वाले ने 54% जो है मत प्राप्त किए, तो यहाँ पर हारने वाले ने 46% मत प्राप्त किए होंगे। अगर इनके अंतर को देखें तो ये 8% का है, जबकि सवाल में जीतने वाला 1620 मतों से जीता है, यानी 8% से जीता है या 1620% से जीता है, बात बराबर है। यहाँ पर 8% का मतलब ही 1620 है। तो 1% का मतलब क्या होगा? 1620/8। हमें निकालना है 100% का मतलब, 100% का मतलब होगा 1620/8 इंटू में 100। ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर मतों की संख्या है, वो हमारी 81 यूनिट के बराबर है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही 100% बनाता है। 81 यूनिट बराबर ये पूरा था, तो 1 यूनिट बराबर होगा 81 उस साइड चला गया, और 100 यूनिट होगा यहाँ पर इंटू 100। अब इसको केवल हल करना है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। कुल मत यहाँ पर 25,000 डले होंगे। चलिए, तो अब हम हमारे अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगले टाइप को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जानना होगा। हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में अगर 8% की वृद्धि होती है, यानी कोई वस्तु अगर 8% के हिसाब से बढ़ती है, 8% के हिसाब से बढ़ती है, और बाद में फिर वापस उसको 8% कम कर दिया जाता है। अब R का मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 10% किसी की कीमत बढ़ी और बाद में 10% कम हो गई। तो इस प्रकार के सवाल में जो हमें है ना कुल यहाँ पर लाभ या हानि निकालना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक वस्तु R के प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती है उसकी कीमत, और 8% के हिसाब से बाद में उसको कम कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सदैव होती है यहाँ पर हानि। और हानि किस हिसाब से होती है? हानि होती है हमें R का स्क्वायर करना होता है और बटे में 100 करना होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे एक उदाहरण देकर बताऊं, किसी व्यक्ति की आय जो है वो 10% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ जाती है, 10% के हिसाब से बढ़ जाती है, और बाद में 10% के हिसाब से यहाँ पर कम हो जाती है। तो उसकी जो आय में वृद्धि या कमी निकालना हो, तो वो ऐसी परिस्थिति में हमेशा यहाँ पर कमी होती है। और कमी किस प्रकार से होगी? R² बटे 100 के हिसाब से, यानी 10 का स्क्वायर बटा 100 के हिसाब से। अब 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, तो ये कट जाएंगे, यानी कि उसमें जो है ना 1% की उसको कमी हो जाएगी। ऐसे सवालों में हमें सदैव यहाँ पर कमी ही होती है, और ये इसका फॉर्मूला है।
अब अगर हम सवालों की ओर बढ़ें तो हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 23। हमारा सवाल नंबर जो 23 है वो क्या कहता है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अभी हमने समझाया कि जब 20% की हानि होगी, सॉरी 20% का जब लाभ होगा और 20% की कमी करी जाएगी, उसमें हानि होगी। तो ऐसी सिचुएशन हमेशा जो है हानि होती है। रमेश का वेतन पहले वर्ष जो है 20% बढ़ाया गया और दूसरे वर्ष 20% कम कर दिया गया, 20% बढ़ाया और 20% कम कर दिया है। तो रमेश के वेतन में हमेशा ऐसी सिचुएशन में हानि होगी और कितनी होगी, तो वो होगी यहाँ पर 20 का वर्ग बटा 100, 20 का वर्ग बटा 100। तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग 400 बटा 100, यानी 2 जीरो कट गए। उसके जो वेतन में है ना 4% की कमी ही होगी। अगर इसको हम कॉन्सेप्ट से समझे तो कॉन्सेप्ट से हम इसको कैसे करते हैं, ये तो है इसकी ट्रिक या फॉर्मूला, ये सभी लोग जानते हैं। अगर इसी सवाल को कॉन्सेप्ट से करा जाए तो हमें इसमें मानना पड़ेगा, माना यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रमेश का जो वेतन था वो 100 रुपये था, 100 रुपये था रमेश का जो वेतन था वो 100 रुपये था। इसमें पहले इसमें 20% की वृद्धि करी गई, इसमें पहले हमने 20% की वृद्धि कर दी। अब 100 का 20% 20 ही होता है, तो उसका जो वेतन था वो 100 से बढ़कर हो जाएगा 120, 100 से बढ़कर 120 हो गया। अब 120 में वापस से 20% की कमी करी गई। अगर 120 के हिसाब से देखें तो अब इसमें जो है 20% की कमी करी गई, यानी 20% इसको कम कर दिया गया। तो 120 का 20% कितना होता है, ये होता है 120 का 20% होगा 12 दूनी यहाँ पर 24, यानी 24 रुपये। अगर हम यहाँ पर रुपये में अगर इसको लेते तो यहाँ पर 24 रुपये कम कर दिया गया है। अगर 120 से हम 24 कम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 96 रुपये, यानी 96 यूनिट। रमेश का वेतन पहले 100 था, 20% उसको बढ़ाया 120 हो गया, 20% फिर वापस से कम किया तो वो 96 रुपये हो गया। तो नेट यहाँ पर जो चेंज हुआ है 100 पर, वो यहाँ पर हुआ है 4 रुपये का, और 100 पर चेंज हुआ है तो इसको बोलते हैं 4%। ये इसका कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि यहाँ पर जो है नेट जो है हमेशा हानि होगी, हमेशा कमी होगी, और वो होगी यहाँ पर ये r²/100। ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये हमने समझा दिया, यानी कि उसको 4% की हानि होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो 24वां सवाल है वो इस प्रकार से है कि एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई, यानी पहले 10% को कम कर दिया तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई। इसके राजस्व में प्राप्ति पर क्या असर पड़ेगा। पहले इसमें 10% की कमी करी गई, यानी 10% की कमी करी गई, और खपत को इन्होंने 10% बढ़ा दिया, खपत को 10% बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो नेट चेंज होगा वो होगा r²/100 के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर जो है कमी आएगी, इसके राजस्व में सिर्फ कमी आएगी यहाँ पर, और कुछ नहीं होगा। और कमी कितनी आएगी, r²/100 के हिसाब से, 100 के हिसाब से। तो यहाँ पर r का मान है 10, यानी 10 का वर्ग बटा 100। तो ये हो जाएगा 1%, यानी 1% की कुल राजस्व में कमी होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 25वां, सवाल नंबर 25। तो सवाल नंबर 25 यहाँ पर कहता है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो अभी हम सवाल किया है 10% वाला, खपत वाला, तो ये भी ठीक वैसा ही है। यहाँ पर भी 10% की वृद्धि कर रहे हैं और 10% कमी कर रहे हैं, इसलिए जो नेट चेंज आएगा वो 1% की कमी आएगी इसके क्षेत्रफल में। फॉर्मूला हमने बता दिया है। सवाल नंबर हम 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 है चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया वाला भाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 26 है वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सवाल नंबर 26 में क्या बोला गया है कि चाय के मूल्य में जो है 10% की कमी आ गई। चाय के मूल्य में जो कमी आई है वो 10% की आ चुकी है। तो अब जो 270 रुपये खर्च कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है, 270 खर्च करने पर हमें जो है 250 ग्राम जो है चाय अधिक मिल रही है। 250 ग्राम चाय अधिक मिल रही 270 खर्च करने पर। इसका अर्थ क्या हुआ, पहले 270 रुपये हम खर्च करते थे, पहले 270 रुपये में हम चाय लेकर आते थे। वो निश्चित क्वांटिटी मिलती है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितना भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। माना कि x जो है x क्वांटिटी मिल रही थी।
हालांकि उस x को यहाँ पर लिखना है, केवल एक पल के लिए एज्यूम करना है। 270 रुपया की हम पहले x किलोग्राम चाय ला रहे थे, अब भी हम 270 रुपया की ला रहे हैं, लेकिन 10% मूल्य घट चुका है, लेकिन तब भी हम 270 की ला रहे हैं। तो कुछ चाय पत्ती वो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा हम देगा, और वो कितनी एक्स्ट्रा है, 250। अब इस सवाल को करना है कि इसका नया जो भाव है वो ज्ञात कीजिए और इसका जो पुराना भाव है वो ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में जरा आप सोचिए कि यहाँ पर 270 रुपया हम खर्च कर रहे हैं तो 250 ग्राम अधिक मिल रही है, हमें 250 ग्राम ये जो अधिक है वो चाहिए ही नहीं, हमें यहाँ पर 250 ग्राम चाय चाहिए ही नहीं, हमें उतनी ही चाय चाहिए जितनी हम पहले खरीद रहे थे, यानी कि x किलोग्राम। तो उसके लिए हम पहले तो 270 रुपया खर्च कर रहे थे, लेकिन अब इसमें 270 में जो है 10% की कमी आ गई, यानी 10% का मतलब होता है 10/100, 20 यहाँ पर कट जाएंगे, यानी 27 रुपये। 270 रुपये 27 रुपये जो है इसका मूल्य कम हो गया। मुझे ये 250 ग्राम एक्स्ट्रा में नहीं चाहिए, इसको जो है 250 ग्राम नहीं चाहिए, मुझे पहले के बराबर चाहिए। तो मुझे अब 27 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि अगर इसमें 27 घटा देता तो बचते 243, यानी कि अगर मैं यहाँ पर जो चाय है वो 243 रुपये की लेता तो मुझे उतनी ही मिलती जितनी की पहले मिल रही थी, लेकिन मैंने वापस से 270 रुपये ही खर्च किए जो पहले मैं करता था, यानी कि मैंने अभी जो है ना एक्स्ट्रा दे दिए 27 रुपये। ये 27 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, उसके बदले मुझे ये 250 ग्राम चीनी अलग से मिल गई, यानी कि अगर मैं 243 रुपये देता तो मुझे उतनी मिलती जितनी पहले मिल रही थी, लेकिन मैंने 270 दिए, यानी कि 27 एक्स्ट्रा दिए, तो उस चाय वाले दुकान वाले ने भी 250 ग्राम चाय जो है एक्स्ट्रा मुझे दे दी। 27 रुपये की वैल्यू यहाँ पर 250 ग्राम चीनी है। तो नया भाव आएगा कैसे? तो नया भाव क्या होता है? भाव होता है यहाँ पर कि इतने रुपए प्रति किलोग्राम पे हमें भाव पता चलता है। अगर ये 250 ग्राम जो चाय है उसका मूल्य 27 रुपये है, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ अगर मैं 5 से इंटू कर दूँ, 5 से नहीं सॉरी, यहाँ पर अगर दोनों पक्षों में 4 से इंटू कर दूँ, इधर भी 4 से इंटू, तो ये 27 चौके हो जाएंगे यहाँ पर 108 रुपये, यानी 108 रुपये में कितनी चीनी आएगी? 25 चौके 100, यानी कि 1000 ग्राम आएगी, और 1000 ग्राम को हम बोलते हैं 1 किलोग्राम, यानी प्रति किलोग्राम जो नया भाव है वो है 108 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पर नया भाव है 108 रुपये। अभी जो नया भाव है वो 108 रुपये का है हमारा एक आंसर। अब हमें पुराना भाव निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 10% की कमी आई थी। मैंने मान लिया कि जो पुराना भाव था ना वो x रुपये था, x रुपये में 10% की कमी आ गई, तो नया भाव होगा यहाँ पर 90%, और इसी 90% x का 90%, इसी का मूल्य यहाँ पर 108 है। यानी अब हमें केवल इसको हल करना है। अगर इसको हल करें तो यहाँ पर देखें कि 90 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, यहाँ पर 108 के बराबर होगा। अब इसको काटें तो 1 0 से 1 0, 9 से ये इधर कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 कम 9, और यहाँ पर होगा 9 दूनी 18, ये 10 उधर जाएगा, तो हमारा जो पुराना भाव होगा वो 120 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ये हमारा पुराना भाव होगा। इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर मूल्य में 10% की कमी आई थी, और 270 में मैं 250 ग्राम जो है चाय अधिक ला रहा था। मुझे 250 ग्राम अधिक नहीं चाहिए, मुझे पहले जितनी चाहिए। माना कि पहले 270 में x किलोग्राम ला रहा था, लेकिन इसमें 10% कमी आ गई, यानी 27 रुपये की कमी आ गई। तो अभी जो पुराना जो जितनी मैं चाय पहले लाता था और मुझे उतनी लानी है, तो मुझे यहाँ पर 243 रुपये देने होंगे, लेकिन मैं उसको दे रहा हूँ 270 रुपये, यानी 27 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ये 27 रुपये एक्स्ट्रा किसके बराबर है? वो एक्स्ट्रा में मुझे 250 ग्राम चाय एक्स्ट्रा में दे रहा है, 250 के बराबर। मुझे चाहिए अभी का नया प्रति किलोग्राम भाव, यानी इसमें इंटू मैंने 4 किया तो ये 1000 ग्राम आ गया, यानी 1 किलोग्राम, इधर इंटू 4 किया तो ये 108 आ गया, यानी जो नया भाव आया वो 108 रुपये प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य आ गया। ये नया भाव है। अब चूंकि हमें 10% कमी हुई तो पुराना भाव मैंने x मान लिया, इसमें 10% कमी हो गई, या नया भाव इसका 90% होगा जो कि 108 के बराबर है। इन दोनों को हल किया तो जो पुराना भाव था x, उसकी वैल्यू आ गई 150 रुपये। हमारा अगला सवाल है 27वां, और हमारी इस क्लास का लास्ट सवाल होगा नमक के घोल वाला। यहाँ पर अगर हम देखें, हमारा जो 27वां सवाल है वो है कि नमक के 6 लीटर घोल में यहाँ पर 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस जल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है, हमें यहाँ पर निकालना है।
तो यहाँ पर जो है 6 लीटर का हमारा घोल है जिसमें नमक और पानी दोनों है। अब इस 6 लीटर में से क्या हुआ कि 6 लीटर के में 5%, इसका जो 5% है वो तो हमारा यहाँ पर नमक है, यानी 6 लीटर के घोल में 5% इसका नमक है। तो 6 का 5% कितना होता है, यहाँ पर 6 का 5% बटे में लिखेंगे यहाँ पर 100। अगर इसको काटे तो 5 से कटेंगे, ये हो जाएंगे 20 बार में, और 2 से ये कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3/10, यानी कि 6 लीटर के घोल में 3/10 लीटर जो है वो नमक है। हमने वाष्प द्वारा 1 लीटर जो है पानी को उड़ा दिया गया है। अब अगर हम देखें तो नया जो घोल बचेगा, पहले घोल था 6 लीटर, अब इसमें से 1 लीटर तो कम हो गया, यहाँ पर 1 लीटर जो है कम हो गया, तो बचा घोल कितना है, वो 5 लीटर है। और इस 5 लीटर में जो है हमने 6 लीटर में से 1 लीटर जो कम किया है वो केवल पानी कम किया है, यानी नमक पहले जो 3/10 था वो अब भी 3/10 होगा, यानी 5 लीटर के घोल में अब भी 3/10 लीटर जो है नमक होगा। हमें निकालना है केवल 5 का कितने प्रतिशत 3/10 होता है, तो हमने लिखा ये 3/10। अब 5 से तुलना कर रहे हैं, 5 का निकाल रहे हैं तो हमने बटे में 5 किया और प्रतिशत के लिए इनटू में 100 और ये प्रतिशत का निशान, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसको सोल्व करना है तो 1 0 से 1 0 और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएंगे 3 दूनी 6%, यानी कि पहले जो है 6 लीटर में 5% जो था नमक था, तो अब 5 लीटर में 6% नमक होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारी क्लास का लास्ट सवाल। अब कल से हम इस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज चालू करेंगे, जो कि है यहाँ पर 10A जो प्रश्नावली है, हम उसके सवाल यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।